रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फ्रेंड्स, जिस जिसको आरसी में 10 on 10 चाहिए और वो भी वोकैब को मगअप किए बिना, तो आज ही सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक ऐसे की एनालिसिस। In recent years, the language of governance has increasingly borrowed from the lexicon of efficiency, productivity and fiscal prudence. पिछले कुछ सालों में, विगत कुछ सालों में द लैंग्वेज ऑफ गवर्नेंस यानी शासन की जो भाषा है उसने ज़्यादा बोरो किया है फ्रॉम द लेक्सिकन ऑफ एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल प्रूडेंस। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और फिजिकल प्रूडेंस की लेक्सिकन मतलब डिक्शनरी से। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्यकुशलता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, एबिलिटी, राइट। एंड प्रोडक्टिविटी, यू नो, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस। फिजिकल प्रूडेंस का मतलब है, फिजिकल जो टर्म है दैट इज इक्विवेलेंट टू फाइनेंशियल। ठीक है, हम बोलते हैं ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो गवर्नमेंट के लिए हम फाइनेंशियल टर्म का यूज़ नहीं करते हैं, इकोनॉमी के लिए हम फिजिकल टर्म का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। और प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, सूझबूझ, अक्लमंदी। विजडम, सजेसिटी, जजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पिछले कुछ सालों में सरकार के जो शासन की भाषा है उसने ज़्यादा बोरो किया है। इट हैज़ टेकन मोर फ्रॉम द डिक्शनरी ऑफ इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल प्रूडेंस। फाइनेंशियल, सजेसिटी और विजडम से ज़्यादा शब्दों को बोरो किया है या ज़्यादा चीज़ों को बोरो किया है। सो बेसिकली लैक्सिकन इज नथिंग बट अ डिक्शनरी। ठीक है। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सरकारों ने पूरी दुनिया में जस्टिफाई किया है अपनी पॉलिसी चॉइसेस को, ये दर्शाकर या हवाला देते हुए कि हमारे ग्रोथ फिगर को देखो, हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, बिजनेस रैंकिंग को देखो और हमारे बजटरी डिसिप्लिन को देखो। इन सारी चीज़ों का हवाला देते हुए दुनिया भर में सरकारों ने अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई किया है। सो बेसिकली ग्रोथ फिगर्स यानी जीडीपी, सिंपली हम ये समझ सकते हैं कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखो 7%, 8% है, और दूसरे देशों को देखो, उसका मतलब हमारी पॉलिसी ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि हमने जो फ्लैक्सिबिलिटी बिजनेस करने के लिए इंडिया में दी है, चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स को हो, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है उसी की वजह से जो हमारी रैंकिंग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वो इम्प्रूव हो गई है। सपोजिटली पहले 170 थी, आज की डेट में 121 हो गई है। और बजटरी डिसिप्लिन का मतलब होता है बजट में हमने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया है। हमने जो सोच के चले थे बजट बनाते समय कि हम इन इन चीज़ों पर इतना पैसा खर्च करेंगे और यहाँ से हमारी इनकम आएगी, उन सब में हमने बहुत डिसिप्लिन जो शो किया है वो। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पर क्या बता दिया कि हमारी इम्प्रूव्ड ग्रोथ फिगर्स या जीडीपी की ग्रोथ रेट के फिगर्स और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग इम्प्रूव होगी, हमारी जो बजटरी डिसिप्लिन है, इन सब से क्या पता चलता है कि हमारी जो पॉलिसीज़ थी या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल सही थी, अच्छी थी। ठीक है। While such metrics are undoubtedly relevant in a globalized economy, अब जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि while, हालांकि ये इस तरीके की मैट्रिक्स यानी मेजरमेंट्स आर अनडाउटेडली, बिना किसी शक के, बिना किसी संदेह के रेलिवेंट हैं, लॉजिकल हैं इन अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में देयर अनक्रिटिकल एलिवेशन, लेकिन बिना उनके साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव साइड्स या कॉन्स को जाने, उनको इम्पोर्टेंस देकर आप क्या करेंगे, रिस्क ले लेंगे ऑब्सक्यूर करके, धुंधला करने की मोरल फाउंडेशंस अपॉन विच डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रेस्ट। उस मोरल फाउंडेशन को आप धुंधला बना देंगे जिस पर डेमोक्रेटिक स्टेट से आशा की जाती है कि वो उस पर टिके हुए हैं। ठीक है। डेमोक्रेटिक स्टेट्स बेसिकली एक मोरल फाउंडेशन पर टिके हुए हैं, तो उनसे आशा की जाती है कि वो उसी पर टिके रहेंगे, लेकिन आप उसको क्या कर देंगे, धुंधला कर देंगे अगर आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देंगे इन मैट्रिक्स को, इन मेजरमेंट को। क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी वर्ड को आइसोलेशन, सेक्लूशन में या इंडिविजुअली मत देखिए। नाउ अंडरस्टैंड दिस, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, हाइट, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पे हाइट इसका मीनिंग नहीं है एलिवेशन का। यहाँ पर जो मीनिंग है टू गिव अनड्यू इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस टू समथिंग। अनक्रिटिकल का मतलब होता है बिना उसके नेगेटिव साइड जाने। ठीक है। तो
अगर आप बिना नेगेटिव साइड्स को जाने आप मेजरमेंट को, जीडीपी की ग्रोथ रेट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को, इन सबको देखेंगे, अनड्यू इम्पोर्टेंस दे देंगे, तो आप हमारे जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स का मोरल फाउंडेशन है जिस पर वो रेस्ट करते हैं उसको ऑब्सक्यूर यानी धुंधला कर देंगे। ऑब्सक्यूर देखो, मैंने आप ट्राई टू शो यू, इस पर्सन का फेस ही नहीं दिख रहा है, ऐसे किसी चीज़ ने एक्लिप्स कर दिया है। तो डिमिंग, धुंधला कर देना, डार्कनिंग, गहरा काला कर देना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं ऑब्सक्यूर के। क्लियर हो गया? इकोनॉमिक रेशनैलिटी यानी आर्थिक रेशनैलिटी, सूझबूझ, व्हेन परस्यूड इन आइसोलेशन, अगर इसे आइसोलेटेड फॉर्म में देखा जाता है, इंडिविजुअली सेक्लूशन में, सेक्लूडेड फॉर्म में देखा जाता है, सो आइसोलेशन के डिफरेंट सिनोनिम्स क्या हो गए? आइसोलेशन, सेक्लूशन, सेपरेटली, इंसुलेशन। अगर आप इस तरीके से आर्थिक सूझबूझ को परस्यू करेंगे यानी फॉलो करेंगे तो कैन हॉलो आउट, तो ये खोखला कर सकता है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जो कि सिटीजन्स को स्टेट के साथ बांधे रखता है। क्लियर हो गया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट merely एन एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया। अब ये कह रहे हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है स्टेट का सिटीजन्स के साथ, ये केवल एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, केवल एक दर्शन का कोई विचार या बात नहीं है जिसे आप देख सोच समझ नहीं सकते। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ओनली, because social contract simply says that citizens are voting for a political party so that it comes in governance, or it becomes the government, and in turn the government makes the policies for the citizens। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक डील हो गई दोनों के बीच में। क्लियर है? तो ये कह रहे हैं कि एक मात्र एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया ही नहीं है, इट इज द प्रैक्टिकल अश्योरेंस, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉमिस भी है सरकार का, that the state will protect citizens from vulnerabilities that cannot reasonably mitigate on their own। ठीक है? तो ये बोल रहे हैं कि स्टेट का एक दैट द स्टेट, ये एक प्रैक्टिकल अश्योरेंस है, एक प्रॉमिस है, एक प्लेज है सरकार की कि वो सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी उन कमज़ोरियों से जिसको वो खुद अपने आप से मिटिगेट, दूर नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, डिमिनिश नहीं कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज मीन्स वीकनेसेस, ससेप्टिबिलिटी, कमज़ोरियाँ, रीजनेबली विद द हेल्प ऑफ रीजन, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग विद रीजन, लॉजिक, उसे बोलते हैं रीजनेबली। और मिटिगेट का मतलब होता है टू रिड्यूस, ठीक है, किसी चीज़ को कम करने की कोशिश करना, टू डिमिनिश। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने जो फिलोसॉफिकल आइडिया की बात करी है ना, ये समझाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है। फिलोसॉफिकल आइडिया का मतलब ही होता है कि ऐसे विचार जिनको आप देख नहीं सकते, वो दर्शन से रिलेटेड हैं, उनको सिर्फ समझा जा सकता है, एंड दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। जैसे स्टोइसिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है, इनको गूढ़ भी बोलते हैं। ठीक है? This protection becomes especially crucial in times of structural transformation such as the rise of platform based on gig employments। अब ये बोल रहे हैं जनता की सुरक्षा करना, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला था ना फ्रॉम वल्नरेबिलिटी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पर भी आगे कि ये जो प्रोटेक्शन है सरकार जो अपनी जनता को देती है अगेंस्ट वल्नरेबिलिटीज़, ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी हो जाता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के समय, सच एज द राइज ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड और गिग एम्प्लॉयमेंट्स। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है खास तौर पर, जैसे कि राइज ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड, जब अभी प्लेटफॉर्म बेस्ड और गिग एम्प्लॉयमेंट में राइज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? देखो, प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आप सबको पता है, ये बात हम लोग यूज़ करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में, आप अभी समझ रहे होगे, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड जो है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेस्ड है। और गिग एम्प्लॉयमेंट्स, येस्टरडे ऑल्सो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड, गिग एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सारे एम्प्लॉयमेंट जिनमें फिक्स्ड सैलरी नहीं होती, जिनमें आपको PF यानी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ठीक है, और पेंशन और मैटरनल बेनिफिट्स, ये सब आपके नहीं मिलते हैं, तो इन सबको आप क्या बोलते हो? उनको गिग एम्प्लॉयमेंट्स बोलते हो। आप किसी
कंपनी की फिक्स्ड पेरोल पे जब नहीं होते ना, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स होते हो, तो आप इसको बोलते हैं गिग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय खास तौर पर जो प्लेटफॉर्म बेस्ड और गिग एम्प्लॉयमेंट में बढ़ाव या इनमें उछाल की वजह से जो आया है, ऐसे समय पे ये प्रोटेक्शन और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बेहद ही ज़रूरी हो जाता है खास तौर पे। ठीक है, वर्कर्स इन दीज अरेंजमेंट्स ऑफन लैक स्टेबल इनकम। अब इन्होंने जो प्लेटफॉर्म बेस्ड एम्प्लॉयमेंट और गिग एम्प्लॉयमेंट की बात की थी, उसी में आगे एक्सटेंड किया है कि इस तरीके के अरेंजमेंट्स में जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं होती। यू नो कि आप यूट्यूब पे आप कितना भी लगे रहो, यू नेवर नो कि किस वीडियो से आपको कितना पैसा आएगा और 2 साल फिर आएगा कि नहीं आएगा। जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, यू नेवर नो, योर अकाउंट कैन बी ब्लॉक्ड एनी टाइम, और गिवन द present geopolitical situations, you never know that YouTube may be blocked in India anytime. ठीक है, and access to traditional welfare mechanisms, और ट्रेडिशनल यानी परंपरागत कन्वेंशनल जो वेलफेयर के मैकेनिज्म्स थे, उन सबसे में भी एक्सेस भी नहीं है। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बताई हैं, देखो ट्रेडिशनल वेलफेयर मैकेनिज्म में भी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना, क्या बताया था, मैंने बताया था आपको कि पीएफ जो है ग्रेचुटी है, पेंशन है, मैटरनल बेनिफिट्स है, हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, ये सब आपके जो हो जाते हैं, ये हो जाते हैं ट्रेडिशनल बेनिफिट इन इंश्योरेंस। तो आपको पता है ना, इन सभी में ये सारे बेनिफिट्स जो ट्रेडिशनल जॉब्स में थे वो नहीं है। येट पॉलिसी रेस्पॉन्सेस फ्रिक्वेंटली प्रायोरिटाइज लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी ओवर वर्क प्रोटेक्शन। तब भी जो पॉलिसीज़ है ना, जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, वो किस रेस्पॉन्स में बनाई है, किस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई गई हैं, वो फ्रिक्वेंटली लगातार प्रायोरिटाइज करती हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी को ओवर वर्कर प्रोटेक्शन। वर्कर प्रोटेक्शन को इंपॉर्टेंस ना देकर वो मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती हैं। मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, टू मेक द पीपल, market flexibility to make people more and more consumable in the market। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रोज़गार मिल जाना, शर्तों को और नियमों को और पॉलिसीज़ को इतना फ्लेक्सिबल आप बना दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में अब इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्रिटिसिज्म दिखाई दे रही है, ऑथर का ये कहना है कि वर्कर के प्रोटेक्शन को पॉलिसी बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को। ऑन द अजम्पशन, विद दिस थॉट, विद दिस रीजन, इस एजम्पशन के साथ, विद दिस इमेजिनेशन के साथ, दैट ग्रोथ विल इवेंचुअली कॉम्पेंसेट फॉर प्रीकैरिटी, कि जो ग्रोथ है, ठीक है, जो विकास है, वो अंत में कॉम्पेंसेट कर देगा प्रीकैरिटी को, वल्नरेबिलिटी को, रिस्क को, की क्षतिपूर्ति कर देगा। जो भी रिस्क आएगी ना, उसकी क्षतिपूर्ति लास्ट में ग्रोथ कर देगी। What is the meaning of compensate? I'm giving you an example. This is a bridge, ठीक है? This is a bridge over a road, and lot many people, they either died or they had physical injuries when this bridge collapsed. So what does the government do? The government announces compensation. कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है, ये पी रह गया है, कॉम्पेंसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति, मतलब आपको जितनी क्षति और नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम कर देंगे। तो गवर्नमेंट अनाउंसेस कॉम्पेंसेशन मीन्स ₹5 लाख विल बी गिवन टू द ईच इंजर्ड पर्सन, तो दिस विल बी कॉल्ड कॉम्पेंसेशन। प्रीकैरिटी का मतलब होता है वल्नरेबिलिटी। तो जो भी लोग गिग एम्प्लॉयमेंट में हैं या जिन लोगों के पास स्टेबल जॉब्स नहीं हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकम ले रहे हैं, तो उनकी वीकनेसेस जो हैं वो अपने आप ग्रोथ यानी विकास से उसकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी, ऐसा सरकार मान के चलती है। एजम्पशंस का मतलब प्रीजम्पशन, पहले से ऐसा मान के चलना, सपोजिशन, ऐसा सपोज कर लेती है। तो एजम्पशन, प्रीजम्पशन, सपोजिशन, इमेजिनेशन, तो ये इनको याद करना बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये मान के चलती है गवर्नमेंट। दिस असम्पशन इज प्रॉब्लमेटिक। अब ये कह रहे हैं पहले से ऐसा मान के चलना, ये सपोजिशन जो आपकी है ना, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ग्रोथ डज नॉट ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट इनटू इक्विटेबल इनकम। ग्रोथ जो है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली इक्विटेबल इनकम्स में नहीं बदल जाती है, अपने आप ट्रांसलेट नहीं होती है। इक्विटेबल इनकम्स का मतलब हो गया फेयर, जस्ट
इनकम्स यानी आउटकम्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इनकम में नहीं बदलती है, फेयर जस्ट इक्वल बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिल जाते हैं ग्रोथ होने से, पर्टिकुलरली व्हेन बार्गेनिंग पावर इज एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, खास तौर पे तब जब लोगों की बार्गेनिंग पावर जो है ना वो सिमेट्रिकल नहीं है। एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये हो गया जब लोगों की बार्गेनिंग पावर अनबैलेंस्ड रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जाम्पल, suppose there is a job for a manager in a company, right? Then there is a person who is an MBA degree holder along with a master's, ठीक है? And then there is another person who is just a master. Then what do you think? This person has an experience of 2 years as well. Then what do you think? Which person out of these two will have a greater bargaining ability? क्या लगता है आपको किसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर या एबिलिटी है? ऑब्वियसली इसके पास है, क्योंकि इसके पास डिग्री भी है, इसके पास एक्सपीरियंस भी है। तो बार्गेनिंग पावर का मतलब यही होता है किसी जॉब को लेने में आप कितनी कंडीशंस को रख सकते हैं, कितना बार्गेन कर सकते हैं। सैलरी भी ज्यादा ले सकता है ये बंदा, ठीक है? तो कह रहे हैं कि हमारे कंट्री में जो बार्गेनिंग पावर है वो भी एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमारी कंट्री ही क्या, हर जगह होती है। व्हेन द स्टेट रिट्रीट्स फ्रॉम इट्स रेगुलेटरी एंड वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फेवर ऑफ मार्केट लेड सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम की बात करें, इन्होंने शुरुआत में ही बोल दिया था, दिस एजम्पशन इज प्रॉब्लमेटिक। तो ये कह रहे हैं जब स्टेट रिट्रीट कर लेता है यानी वादा से मुकर जाता है या वापस लौटता है, विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम इट्स रेगुलेटरी एंड वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी रेगुलेटरी और वेलफेयर को लेके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दायित्व हैं उनसे जब ये मुंह मोड़ लेता है, वापस जाता है, इन फेवर ऑफ मार्केट लेड सोल्यूशन। और किन के फेवर में जाता है? ये मार्केट लेड सोल्यूशन, मतलब मार्केट में जो ग्रोथ होगी वो अपने आप उससे सॉल्यूशंस यानी कि समस्या का हल निकल आएगा। समस्या का हल क्या था कि गिग वर्कर्स और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग हैं उनके पास स्टेबल जॉब्स नहीं है, बार्गेनिंग पावर नहीं है, उनको किसी भी तरीके के ट्रेडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिले हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स थी। और सरकार का क्या मानना है पॉलिसीज बनाते समय कि जब ग्रोथ आएगी तो वो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली निकल आएगा और जितना भी लॉस हुआ है वो सब कॉम्पेंसेट हो जाएगा। क्लियर हुआ? इट इफेक्टिवली ट्रांसफर्स रिस्क फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल। तो ये जो पॉलिसीज है ना सरकार की, वो बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत असरदायक तरीके से रिस्क जो है वो इंस्टीट्यूशंस यानी सरकार से अब इंडिविजुअल्स के ऊपर जोखिम आ जाता है। सच अ शिफ्ट में इम्प्रूव मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन शॉर्ट टर्म। ये जो शिफ्ट है इंस्टीट्यूशंस से, जो रिस्क है वो अब इंडिविजुअल्स पे ट्रांसफर हो गया है, उससे आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स शॉर्ट टर्म में इम्प्रूव हो सकते हैं। अभी जो हमने बात करी थी बच्चों जीडीपी की, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये और रैंकिंग, ये सब आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक ऑपोजिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और मैक्रो का मतलब होता है वृहत, ठीक है, बड़ा। तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसी चीजें जो इंडिकेट करती हैं कि हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो जीडीपी हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई, ये सब हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म में आपको ऐसा लगेगा इन सारी चीज़ों से कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव उसमें आ रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बट इट इरोड्स ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ओवर टाइम। लेकिन जो ये रिस्क आप ट्रांसफ़र कर रहे हो सरकार की जिम्मेदारी से, अब आपने इंडिविजुअल की जो जिम्मेदारी बना दिया, उससे जनता का विश्वास इंस्टीट्यूशन से धीमे धीमे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड हो जाता है, कम हो जाता है, कोरोड हो जाता है। इरोड, कोरोड, इट्स वेरी इजी। अगर आप सिमिलर प्रोनाउंसिंग वर्ड्स को सिनोनिम्स के बतौर याद करते तो बहुत इजी हो जाता है। इरोड यानी कोरोड, रिड्यूस, डिमिनिश, डिस्ट्रॉय, रुइन, ठीक है? Citizens begin to perceive the state not as a guarantor of rights but as a facilitator of corporate interest. अब citizens state को राइट्स के गारंटर के बतौर नहीं देखते। परसीव का मतलब होता है टू सी विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? सी में और परसीव में अंतर क्या है? सी मतलब सिर्फ देखना होता है और परसीव का मतलब देखकर समझना भी होता है, ठीक है? तो सिटीजन्स ऑफ स्टेट को
उनके हितों की रक्षा करने वाला गारंटर के बतौर नहीं देखते, बल्कि कॉरपोरेट इंटरेस्ट को फैसिलिटेट करने वाला, इनेबल करने वाला, कैटलिस्ट करने वाला, कैटलाइज करने वाला ज़्यादा देखते हैं। कॉरपोरेट इंटरेस्ट, सिंपल सी बात है, अदानी अंबानी बहुत सुनते आए हैं, इनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दे रही है सरकार, हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है। A democracy that reduces citizenship to participation in markets rather than inclusion in shared welfare undermines its own legitimacy. एक ऐसी डेमोक्रेसी जो जिसने सिटीजनशिप को पार्टिसिपेशन में बदल दिया है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि आप सिटीजनशिप में बिलीव नहीं करते, बल्कि आप पार्टिसिपेशन में बिलीव करते हो। पार्टिसिपेशन इन मार्केट्स मीन्स ईदर, देखो मार्केट में पार्टिसिपेशन का सीधे सीधे मतलब ये क्या है, या तो आप प्रोड्यूसर हैं या तो आप कंज्यूमर हैं, ठीक है, या तो आप प्रोड्यूसर हैं या तो आप कंज्यूमर हैं, और इस तरीके से आप मार्केट में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि सिटीजनशिप, अगर इस देश में 1,50,00,000 लोग रह रहे हैं तो सभी को सिटीजनशिप है, सभी इस देश के नागरिक हैं, उसको आपने मार्केट प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स में रिड्यूस कर दिया है, इतना कम कर दिया है आपने। एवरीबडी कैन नॉट प्रोड्यूस, एवरीबडी कैन नॉट कंज्यूम at the equal level, right? Rather than inclusion in shared welfare, आपने उनको शेयर्ड वेलफेयर स्कीम्स यानी वेलफेयर स्कीम में बराबर की भागीदारी नहीं दी है। इससे सरकार खुद अपनी लेजिटिमेसी को अंडरमाइन कर रही है। अंडरमाइन का मतलब होता है टू रिड्यूस द सिग्निफिकेंस, वैल्यू और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इससे सरकार खुद अपनी लेजिटिमेसी का मतलब होता है कन्फॉर्मिटी विद द लॉस, कन्फॉर्मिटी टू द लॉस, नॉट विद द लॉस। विद और टू में बेसिक डिफरेंस आप लोग समझते होंगे। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कन्फॉर्मिटी विद, तो कन्फॉर्मिटी के बाद विद का लगना यहाँ पर बेसिकली किसी पर्सन का या किसी पॉलिसी का होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी के साथ हो सकते हैं। वैसे ऑल्टरनेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलिसी के साथ भी आप कन्फर्म करते हो, राइट है, लेकिन कन्फॉर्मिटी के बाद टू जो है वो लॉ के सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इनका ये कहना है कि लेजिटिमेसी, वेलफेयर अंडरमाइंस इट्स ओन लेजिटिमेसी। शेयर्ड जो वेलफेयर है, अगर उसमें गवर्नमेंट बिलीव नहीं करती है, कॉरपोरेट इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, तो वो अपनी खुद की कन्फॉर्मिटी टू लॉ, यानी कि वो खुद ही ये कह रही है कि हम लॉ को कन्फॉर्म नहीं करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये बोला है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, किसी पॉलिटिकल पार्टी का शासन में बना रहना या गवर्नमेंट में बना रहना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि जनता किस तरीके से देख रही है उन्हें, कि ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ फेयरनेस एंड डिग्निटी, की सरकार फेयरनेस, जस्टनेस, इक्वालिटी में बिलीव कर रही है, डिग्निटी में बिलीव कर रही है या नहीं कर रही है। मैंने कल आपको बताया था डिग्निटी का मतलब क्या होता है, दैट किसी पर्सन को, किसी ह्यूमन को आप ह्यूमन की तरह से उसकी ज़रूरतें समझ रहे हो, बेसिक नीड्स समझ रहे हो, उसकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसकी हेल्थ का, मेंटल इमोशनल का ध्यान रख रहे हो, वो सब उस पर्सन की डिग्निटी आ जाता है, ठीक है। आई एम आस्किंग फॉर माई डिग्निटी, इट मीन्स आई एम आस्किंग फॉर माई बेसिक नीड्स एज अ ह्यूमन टू बी फुलफिल्ड। आई वॉन्ट मी आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी रेस्पेक्टेड। तो वो सब क्या है, मेरी डिग्निटी है। क्लियर हो गया? When large sections of the population experience insecurity without recourse। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब बहुत पॉपुलेशन का बड़ा जो सेक्शन है वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, असुरक्षा महसूस कर रहा है, और उनको कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेट भी नहीं है, तो क्या होगा, रिजेंटमेंट एक्यूमुलेट्स। तो ऐसी स्थिति में रिजेंटमेंट यानी कि एक बहुत ज़्यादा एंगर, डिससेटिस्फेक्शन की भावना एक्यूमुलेट होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है बीनीथ द सरफेस। मतलब ऊपर दिखाई नहीं देगी, लेकिन नीचे नीचे उन लोगों में रिजेंटमेंट, बिटरनेस, डिससेटिस्फेक्शन की भावना इकट्ठी होने लगती है। हिस्ट्री सजेस्ट, और हिस्ट्री ये सुझाव देती है, दर्शाती है, इंडिकेट करती है दैट सच रिजेंटमेंट, इस तरीके का बिटरनेस, डिससेटिस्फेक्शन इवेंचुअली अंतिम रूप में फाइन एक्सप्रेशन निकल कर सामने आ जाता है। किस सेंस में? इन पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी। जब पॉलिटिकल लेवल पर इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब जनता बहुत ज़्यादा
डिससेटिस्फाई हो जाती है तो वो सरकार को उखाड़ फेंकती है, ठीक है। सोशल अनरेस्ट, ऐसी सिचुएशन में सोशल अनरेस्ट आता है तो बेसिकली दे हैव टेकन और दे हैव हिंटेड समवेयर एट द जेंजी मूवमेंट इन नेपाल, ठीक है। और in many different nations also the Gen Z movement has arisen, तो उसका इन्होंने यहाँ पर इनडायरेक्ट हिंट किया है कि ये हिस्ट्री सजेस्ट करती है कि जब भी सरकार वेलफेयर मेजर्स को ना अपनाकर कॉरपोरेट इंटरेस्ट को फर्दर करती है तो ऐसी जगह पर अंत में पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी यानी कि पॉलिटिकल लेवल पर अस्थिरता आ जाती है, सोशल अनरेस्ट, डिससेटिस्फेक्शन की फीलिंग, लोगों का सड़क पर उतर आना डिससेटिस्फेक्शन को दिखाने के लिए जनता का सरकार के विरोध के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और द रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑल टुगेदर, और या तो वो पूरी तरह से डेमोक्रेसी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती है। तो आपने देखा था ना द यूथ इन नेपाल दे burn down, they torched the institutions like Supreme Court और the other government offices। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का रिजेक्शन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, therefore policy making must move beyond a narrow fixation on numerical targets। तो इसलिए जो पॉलिसी मेकिंग है ना उसको अब नैरो फिक्सेशन और न्यूमेरिकल टारगेट्स, न्यूमेरिकल टारगेट्स का मतलब क्या हो गया कि जो नंबर बेस्ड उसके टारगेट्स हैं कि जीडीपी जो हमारी है वो 7% से बढ़नी चाहिए, ठीक है, और हमारा जो पर कैपिटा इनकम है 2.5 लाख से ऊपर हो जाना चाहिए। ये नंबर पर ही बेस्ड जो हमारी है ना इकोनॉमिक्स, उस पर पॉलिसी मेकिंग बेस्ड नहीं होनी चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए उसको। एंड री इंटीग्रेट इथिकल कंसिडरेशन इनटू इकोनॉमिक गवर्नेंस, और इसे दोबारा से री इंटीग्रेट करना चाहिए, दोबारा से जोड़ देना चाहिए, री इन्फोर्स करना चाहिए, रीबिल्ड करना चाहिए इथिकल कंसिडरेशन को। इसकी कुछ मोरल और नैतिक जिम्मेदारियां हैं, उनको इकोनॉमिक गवर्नेंस के साथ, यानी अपनी इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बार बार इसमें कहा गया है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो बहुत अच्छे बना रही है गवर्नमेंट, लेकिन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रही है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ों को साथ में जोड़ के चले, इकोनॉमिक गवर्नेंस को भी देखे और अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद इक्विटी एंड ग्रोथ विद सोशल प्रोटेक्शन। अब इन्होंने बताया सस्टेनेबल का मतलब यहाँ पर इन्होंने परमानेंट, लॉन्ग एंड्योरिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म। अगर आपको लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट डेवलपमेंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आप इफिशियंसी को इक्विटी के साथ मिला लें। एफिशिएंसी, आप अपनी भी कार्यकुशलता को बढ़ाएं और साथ में जनता को जस्ट और फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। ग्रोथ को सोशल प्रोटेक्शन के साथ मिला लें। आप ग्रो करें, आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ जो हैं उन पर भी ध्यान दें और सोशल प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दें। समाज को के वल्नरेबल सेक्शंस के प्रोटेक्शन पर भी ध्यान दें, तभी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ एल्यूजन है, ये एल्यूड किया गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स को इतना थॉटफुली यूज़ करना कि जितना आज वो आपके लिए अवेलेबल है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतना ही अवेलेबल हो। इस तरीके से जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं तो इस तरीके के डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल बोला जाता है। और इसीलिए सस्टेनेबल का एक सिनोनिम परमानेंट भी है, क्योंकि इस तरीके का अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तभी वो परमानेंट होगा। क्लियर आ गई बात, समझ? A state that remembers its obligation to the most vulnerable not only strengthens its moral authority but also lays the foundation for long-term political and economic resilience। एक स्टेट जो अपनी obligations को कमज़ोर लोगों के प्रति याद रखता है, वो ना केवल अपनी moral authority को यानी कि नैतिक पावर को और ज़्यादा मजबूत करता है, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन को, एक ऐसी नींव को बनाता है, बिछाता है फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल, जिससे कि लंबे समय तक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रूप से वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? एक स्टेट जो ये ध्यान में रखकर अपनी ऑब्लिगेशंस को, मोरल ऑब्लिगेशंस को ध्यान में रखता है जो उसकी कमज़ोर लोगों के प्रति है, तो नॉट ओनली वो अपनी नैतिक
पावर को, मोरल रेस्पॉन्स ऑथोरिटी को और ज़्यादा मजबूत बना लेता है, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन को बिछाता है जिससे लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिजिलियंस रहती है। रिजिलियंस का मतलब होता है एबिलिटी टू फाइट बैक इन द स्टेट ऑफ वीकनेस। जब आप कमज़ोर हैं उस स्टेट में भी आप कितना तेज़ी से लड़ पाते हैं एडवर्स सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस का, उसी को रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 30 seconds टू थिंक। चलो, now let's solve. The first question says the central concern of the passage is best described as. जो central concern है इस passage की वो सबसे अच्छे तरीके से describe की गई है। कैसे, कहाँ पर? As the efficiency of welfare states in modern economies. inefficiency को बताया गया यहाँ पर कि inefficiency है welfare state की modern economies में। ठीक है, ये बात की गई है क्या कहीं पर भी? So this is not the answer. B, the dangers of prioritizing economic metrics over social responsibility. So B is the answer. इसी की बात की गई है कि अगर आप moral responsibilities को या social responsibilities को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, आप सिर्फ इकोनॉमिक मैट्रिक्स या मेजरमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, तो उससे बहुत सारे खतरे होंगे। Number 2, the author's attitude towards labor market flexibility can best be described as. ऑथर का जो एटीट्यूड है लेबर मार्केट में जो फ्लेक्सिबिलिटी बार बार उसकी जिसकी बात की जा रही है उसको लेके क्या है? लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी इज अनकंडीशनली सपोर्टिव। ऑथर उसको लेके अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या ये है? आई डोंट थिंक सो। इसकी बात नहीं कर रहा है, वो अनकंडीशनली सपोर्टिव नहीं है, बल्कि ऑथर का ये कहना है कि इन चीज़ों को आप सपोर्ट करिए, लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी को सपोर्ट करिए, लेकिन साथ में ही सोशल प्रोटेक्टिव स्कीम्स भी लेकर आइए वल्नरेबल सेक्शंस के लिए। ठीक है, दूसरा बी, सो इसलिए ए नहीं है। बी, न्यूट्रल बट कॉशियस। उनकी जो टोन है वो न्यूट्रल है लेकिन समझाने वाली है। टोन न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है व्हेन समवन इज नॉट गिविंग वंस ओपिनियन। तो यहाँ ओपिनियन कई जगह बीच में आई है एडिट ऑथर की, तो न्यूट्रल नहीं है। सो इस ये ऑप्शन नहीं बचता। सी, क्रिटिकल ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन अनअकम्पनीड बाय प्रोटेक्शन। एग्जैक्टली यही चीज़ बात करी है यहाँ पर ऑथर ने। क्या बात करी है कि अगर आप ऐसे लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे हैं जिनके साथ वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसकी जो कंसिक्वेंसेस होंगे, इसके जो परिणाम होंगे वो ठीक नहीं होंगे। तो एग्जैक्टली यही बात करी है कि आप लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए लेकिन लोगों को प्रोटेक्शन भी दीजिए साथ में। ठीक है, according to the passage, I'm giving 30 seconds again.
चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क व्हेन द स्टेट विथड्रॉज फ्रॉम वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्क क्या है? ऑथर के हिसाब से जब स्टेट अपनी वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से अपने आप को रिजाइन करता है, विड्रॉ करता है, वापस जाता है, रिट्रीट करता है, तो इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि आपके यहाँ कितना एफडीआई और एफपीआई आ रहा है, तो दिस इज नॉट द आंसर, राइट। बी, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी। यहाँ पर उल्टा है, गवर्नमेंट शुरुआत में ही बोला है कि अक्रॉस द ग्लोब द गवर्नमेंट्स ये दे हिंट एट कि देयर पॉलिसी डिसीजंस एकदम सही हैं। किसको देख किसका हवाला देके वो जस्टिफाई करते हैं कि हमारे पॉलिसी डिसीजंस बिल्कुल ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, हमारा एफडीआई इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। सो दिस इज नॉट द आंसर। सी, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, एग्जैक्टली यही बात करी है कि अगर आप वेलफेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टेट विड्रॉ कर रहा है, रिट्रीट कर रहा है, तो लोगों का उन पर से विश्वास हट जाएगा और वो डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी से भटक जाएंगे, मतलब वो खुद भी डेमोक्रेसी में उनके जो कार्यकलाप हैं वो लॉस से कंफॉर्म करते हैं, ये चीज़ नहीं दिखाई देगी लोगों को, ठीक है। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से क्या चीज़ इन्फर की जा सकती है? देखो, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए, समझने चाहिए आरसी करते समय। इन्फर क्या किया जा सकता है, मतलब विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन एनीवेयर इन द एसे, तो क्या मेंशन नहीं है देखते हैं। 4 का ए, इकोनॉमिक ग्रोथ इनएविटेबली लीड्स टू सोशल इनइक्वालिटी, ये कह रहे हैं कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो आप रोक नहीं सकते, सोशल इनइक्वालिटी तो होंगी ही, लोग गरीब होंगे और अमीर भी होंगे, उनके बीच का जो फ़र्क है वो भी होगा। क्या ऐसा है? कहीं मेंशन्ड है? या एक्सप्लिसिट नहीं तो इम्प्लिसिट है? नहीं। यहाँ पर ऑथर ने सजेशन दिया है कि किस तरीके से इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। बी, मार्केट बेस्ड सॉल्यूशंस आर इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, ये कह रहे हैं मार्केट बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं, मतलब मार्केट में आप फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार्केट में लेकर आ रहे हो इकोनॉमिक एक्शंस के लिए, तो ये जो सॉल्यूशंस हैं वो डेमोक्रेसी के साथ कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। क्या ये आंसर है? नो। तो बी भी आंसर नहीं है। सी, इथिकल कंसिडरेशंस आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल गवर्नेंस, इथिकल जो कंसिडरेशंस हैं वो ज़रूरी हैं सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए, एग्जैक्ट यही बात करी है। सो सी इज़ द आंसर। इसका मतलब क्या हो गया? इथिकल का मतलब हो गया जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, कि जिन भी लोगों ने हमें वोट दिया है, मैंने आपको शुरू में ये चीज़ बताई थी ना कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। कैसे है कि पब्लिक के बीच में ये है कि भाई हमने आपको वोट दिया है, गवर्नमेंट का ये है कि आपने हमें वोट दिया है तो हम आपके लिए पॉलिसीज़ वेलफेयर, आपके वेलफेयर को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो ये जो इथिकल कंसिडरेशन है गवर्नमेंट का वो ज़रूरी है सस्टेनेबल गवर्नेंस के लिए। सस्टेनेबल गवर्नेंस उसमें यहाँ पे ये भी बता दिया है कि जब जनता के अंदर ही अंदर बहुत एंगर, डिससेटिस्फेक्शन, बिटरनेस की जब फीलिंग होती है ना, तो पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी ऐसी जगह पर होती है। तो एक इन्फर्ड मीनिंग यहाँ पर नेपाल का उन्होंने दिया भी है, तो 4th का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, द फ्रेज हॉलो आउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट क्लियरली मीन्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट खोखला रह जाएगा, इसका क्या मतलब है? मेक गवर्नेंस मोर एफिशिएंट, तो हॉलो कहाँ हुआ? गवर्नेंस अगर और ज़्यादा इफेक्टिव हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हॉलो नहीं रहेगा, तो ए इज़ नॉट द आंसर, राइट। बी, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, हॉलो आउट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसका मतलब स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है? नो, ये ऑपोजिट है इसके, ठीक है। हॉलो आउट एक नेगेटिव फ्रेज है और ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि इससे इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एडिटर तो एक्चुअली चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। सी, वीकन द इम्प्लिसिट अग्रीमेंट बिटवीन सिटीजन एंड द स्टेट, सिटीजन और स्टेट के बीच में जो एक इम्प्लिसिट मतलब आप जिसे समझ सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता, वो जो अग्रीमेंट है और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हॉलो आउट का मतलब ही होता है कमज़ोर पड़ जाना, खोखला रह जाना, ठीक है। सी इज़ द आंसर। पैन इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन सो आई फील अ बिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट,
अगर ये जो आर्ग्यूमेंट ठीक, अगर कोई ऑप्शन इनमें से ठीक है तो वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें या तो आएगा कि वो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करता है, और दूसरा आएगा ऑथर के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जब आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा आर्ग्यूमेंट सपोर्ट करता है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को, ठीक है, तो आपको ऑथर की लाइन ऑफ थिंकिंग पे चल के देखना है। ऑथर ने जो पूरे पैसेज में कहा है आपको उसी लाइन में ढूंढना है। अगर ये कहता है कि कौन सा ऑप्शन ऑथर के आर्ग्यूमेंट को वीकन करेगा तो उसके जस्ट ऑपोजिट आपको ढूंढना है। क्लियर हो गया? तो सी का आंसर क्या है? ए, कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम शो हायर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या बोला है, अगर ठीक है तो ऑथर के आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करेगा, यानी ऑथर का आर्ग्यूमेंट ही हमें लगभग देखना है। तो ये कह रहे हैं कि कंट्रीज जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम्स हैं वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर रहती है। तो यही तो बात कही है ऑथर ने भी, एग्जैक्ट, ठीक है। तो दिस ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। बाकी और देख लेते हैं ऑप्शंस। बी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इंक्रीज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डीरेगुलेशन, इसकी कोई बात नहीं हुई है, डीरेगुलेशन की कोई बात नहीं हुई है। लेबर मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव्स एम्प्लॉयमेंट नंबर, लेबर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ये एग्जैक्ट गवर्नमेंट यही बताना चाह रही है, ऑथर की ये परसेप्शन नहीं है। ऑथर का ये कहना है कि ठीक है एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ गया लेकिन आप उनको प्रोटेक्शन भी दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। बजटरी डिसिप्लिन रिड्यूसेस फिजिकल डेफिसिट्स, फिजिकल डेफिसिट की कहीं पे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। डेफिसिट क्या होता है, इम्पोर्ट सब आपके एक्सपोर्ट से ज़्यादा निकल जाते हैं तो उससे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं हुई है। सो द आंसर इज ए ओनली। सो दिस इज वी हियर वी आर गोइंग टू कॉल दिस सेशन ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बाय।